हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 2.0 में। हम इसमें जियोग्राफी कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। कल हमने लेसन 5 पढ़ रहे थे, पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल। इसका पार्ट 1 कवर किया। इसमें काफ़ी कुछ हमने नई चीज़ें सीखी। आज हम इसको ख़त्म करेंगे। जो चीज़ें रह गई थी इस लेसन में या जो और नई चीज़ें सीखने लायक हैं उनको कवर करेंगे। कल हमने काफ़ी कुछ जाना कि पृथ्वी एक अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। वहाँ पर जो प्रमुख तत्व मानव जीवन के लिए चाहिए वो तीनों मौजूद हैं। भूमंडल के बारे में जाना, महाद्वीपों के बारे में जाना। महाद्वीपों के बारे में हमने विश्व के मानचित्र से काफ़ी कुछ नई बातें सीखी। स्थल संधि किसे कहते हैं, जल संधि किसे कहते हैं, ये बातें हमने जानी। आज हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जलमंडल के बारे में। हमने भूमंडल को कवर कर लिया था। देखिए, 3 महत्वपूर्ण घटक जाने थे हमने। एक भूमंडल, भूमंडल स्थल मंडल यानी कि एक जलमंडल और एक वायुमंडल। तो भूमंडल हमारा कवर हो गया। आज जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जलमंडल क्या है, देखिए शुरू करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? आपसे देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। देखिए, स्टार्ट हुआ एनसीईआरटी से ही सारा बेसिक क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं होता, हम रटते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है, भूरा ग्रह, काला ग्रह, ऐसे ऑप्शन दे दिया, नीला ग्रह, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है, और सिर्फ 29% भाग पर ही स्थल है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है? स्थल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जल से मतलब सिर्फ जल जो पीते हैं वो नहीं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। यानी जो जल हम पी रहे हैं भूमि से निकाल कर वो भी, और महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सभी क्या है? जलमंडल के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, आगे देखें। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक महासागरों में पाया जाता है, और वह इतना अधिक खारा होता है, कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। देखिए, ये पृथ्वी है, इसके 71% भाग पे तो क्या है? जल है। लेकिन जो 71% भाग पर जल है, लेकिन उसका जो 97% है वो कैसा है? खारा है। यानी पीने योग्य क्या है? सिर्फ 3% ही है। पीने योग्य क्या है? सिर्फ 3% है। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि पानी को बचाएं, पानी को वेस्ट मत करें। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में प्राप्त होता है, जो मनुष्य इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। नीले ग्रह में रहने के बावजूद मतलब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत अधिक जल है, और जल ऐसे ग्रह में हम रह रहे हैं जहाँ 71% जल ही है, फिर भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से 97% हिस्सा लगभग क्या है? उसमें खारा पानी है, लवड़ी है। ठीक है, अब देखिए, जलमंडल की बात कर रहे हैं तो अब हम क्या पढ़ेंगे? महासागर। क्या पढ़ेंगे? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि जब हमने कल पढ़ा कि क्या है, महासागर जो है जलमंडल के मुख्य भाग हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। तभी इसका क्या था कि तल जो है, पानी का जो स्तर है वो एक समान रहता है। ठीक है, आगे समझते हैं क्या है। महासागरी जल हमेशा गतिशील रहता है। हमेशा क्या रहता है? गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरी धाराएं, महासागरी जल की 3 मुख्य गतियां। ठीक है, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरी धाराएं महासागरी जल की क्या है? 3 प्रमुख घटियां हैं। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है? बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 4 महासागर प्रमुख हैं। यहाँ थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। प्रमुख महासागर या आपके पूछा जाए महासागर कितने हैं, तो वो कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन सा एक कम है। प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और ये आपका एक अंटार्कटिका महासागर भी है। कौन सा है? अंटार्कटिका के बारे में आपने जाना, अंटार्कटिका महाद्वीप भी है। अंटार्कटिका जो है वो महाद्वीप भी है, और अंटार्कटिका क्या है? महासागर भी है। तो आपसे पूछा जाए कितने महासागर हैं, तो कुल 5 महासागर हैं। इसको दक्षिण महासागर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे दक्षिण महासागर, तो अंटार्कटिका महासागर को ही कहते हैं। अंटार्कटिका महासागर को ही कहते हैं। चलिए, 5 महासागर के बारे में हम जानेंगे। एक तो पहला प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। देखिए, अब जब बात हमने महाद्वीपों की थी तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? एशिया।
और वो पृथ्वी के लगभग जो हमने कहा कितने पे फैला हुआ है, 1/3 पे। यही बात तो हुई थी, एशिया लगभग 1/3 पर फैला हुआ है। और जब हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि लगभग हिस्सा तो एशिया और प्रशांत महासागर ने ही कवर कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ये बात भी हमने ऊपर पढ़ रखी है कि मेरियाना गर्त जो 11,022 दिया हुआ था मीटर उसका गहराई, वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में। ये बात आप याद रखेंगे। मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरी जो भाग है वो क्या है, मेरियाना गर्त है। और कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ये बात आपने देखी थी कि वो एशिया और लगभग जो हमारा उत्तर अमेरिका था उसको दोनों को मिला रहा था, चारों ओर स्थित था। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि 5.1 को देखिए और प्रशांत महासागर के चारों इन महाद्वीपों की स्थिति का है। तो हम कल विश्व का मानचित्र देख चुके हैं और वहाँ पे हमने लगभग चीज़ें जान ली। तो यहाँ से हमने जानने वाली क्या थी, सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है, तो वो प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछा जाए मेरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो मेरियाना गर्त है। उसकी लंबाई आप देख लीजिएगा, शायद 11,022 थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसकी बात करेंगे, अटलांटिक महासागर। किसकी बात करेंगे, अटलांटिक महासागर। देखिए ये अटलांटिक महासागर क्या है, अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत, दूसरा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। हमने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर उत्तर अमेरिका, यहाँ दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर यूरोप, यहाँ अफ्रीका और यहाँ कहीं पे हमारे अटलांटिक महासागर की स्थिति। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय व्यापार की दृष्टि से यह व्यस्त महासागर। दंतुरित तटरेखा क्या है, दंतुरित तटरेखा क्या है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। देखिए ये जो ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे कटा 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 हिस्सा, ये जो ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये क्या है, यहाँ तो जल भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ ऐसे जल भरा हुआ, यहाँ क्या स्थल है। तो यहाँ पे आसानी से आके क्या आपका खड़ा हो सकता है, यानी जो जहाज है वो आके खड़ा ऐसे अंदर आके यहाँ खड़ा हो जाएगा और आसानी से यहाँ पे पत्तन बनाए जा सकते हैं। इसलिए ये आदर्श स्थिति पैदा करता है। दंतुरित तटरेखा से मतलब समझिए ये जो ऐसा ऐसा ही रेखा जो दिख रही है आपको, यही दंतुरित तटरेखा है। बात समझ गए, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर से हमने क्या जाना कि व्यापार की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और इसके पश्चिम हिस्से पर हैं और पूर्वी हिस्से में यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे हिंद महासागर की। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे यानी भारत के नाम पे रखा गया है, क्योंकि भारत का पहले नाम क्या था, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान से ही क्या पड़ा, हिंद महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे आर्कटिक महासागर की। किसकी बात करेंगे, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। हमने कल बात बताई थी उत्तरी ध्रुव वृत्त। उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या होता है, 66.5 डिग्री से जो रेखा जाती है, जो अक्षांश रेखा जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। और आर्कटिक वृत्त भी, इस रेखा को आर्कटिक वृत्त रेखा भी इसीलिए कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए कल हमने जल संधि के बारे में जाना, किसके बारे में जाना, जल संधि। जल संधि क्या है, जो दो जल राशियों को जोड़े। तो अगर अब आपसे पूछा जाए प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो वो बेरिंग जल संधि। कौन सी है, बेरिंग जल संधि। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, बेरिंग जल संधि। याद रखेंगे आप, ठीक है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को मिला के हम यूरेशिया भी कहते हैं। और एक हमारा महासागर और था अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर के बारे में हमने जाना क्या, अंटार्कटिका महासागर के बारे में भी हमने ऊपर बात कर ली थी थोड़ी सी। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं वायुमंडल की ओर। ठीक है, वायुमंडल की। तो ये आप याद रखेंगे कि 4 महासागर नहीं है, महासागर कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर। अब हम बात करेंगे वायुमंडल। वायुमंडल से भी हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वायुमंडल से हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे और रटने के बजाय इसको याद नहीं, समझेंगे, ताकि हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाए। क्या है वायुमंडल,
वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। जिस पे हम रह रहे हैं उस पे चारों तरफ से गैस की एक परत से हम घिरे हुए हैं, उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह के महत्वपूर्ण का अटूट भाग है। क्यों? क्योंकि स्थल और जल तो अन्य ग्रहों पर भी मौजूद है, लेकिन वायुमंडल की गैर मौजूदगी की वजह से ही वहाँ जीवन संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि चंद्रमा पे भी जीवन, मंगल ग्रह पे जीवन के खोजने के लिए। कारण क्या है? स्थल तो वहाँ भी है, जल की भी वहाँ हो सकता है, लेकिन वायुमंडल का पाया जाना, यहाँ का जो सबसे कीमती भाग जो है पृथ्वी का, पृथ्वी ग्रह का, वो यही है, वायुमंडल। आगे देखें, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। क्या? इसके बारे में अब हम समझेंगे, धीरे धीरे जानेंगे क्या है। देखें क्या, वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे कि जो वायुमंडल है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 5 भाग? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसको एक बार आप इस चित्र में देखेंगे तो और ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। ये हम यहाँ रह रहे हैं, ये हमारा क्षोभ मंडल है, ये देखिए समताप मंडल है, ये हिस्सा क्या है? क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ये मध्य मंडल, ये आयन मंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल। इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हमें इसके बारे में देखिए नहीं बताया गया, सिर्फ हमें इतना बता दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडल है उसके प्रमुख क्या हैं? 5 भाग हैं। इसके बारे में डिटेल यहाँ नहीं दी हुई, लेकिन जब हम कक्षा 7 में पहुँचेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है कि क्षोभ मंडल में क्या परिस्थितियाँ हैं। समताप मंडल में जैसे आपसे कहा जाए कि जहाज़ों के उड़ने के लिए जो आदर्श स्थिति वो समताप मंडल में पाई जाती है। मध्य मंडल में क्या, आयन मंडल के बारे में भी। तो जब हम कक्षा 7 में पहुंचेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्षोभ मंडल की के में क्या क्या महत्वपूर्ण घटक हैं, समताप मंडल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटक हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें उसके पार्ट्स के बारे में बताया गया कि वायुमंडल के जो प्रमुख, वायुमंडल को है उसको हम प्रमुख 5 परतों में बांट सकते हैं। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। 5 प्रमुख परतों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या दिया हुआ गया? वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। किसका बना हुआ है? वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। क्यों? इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी, क्या है इसका कारण। देखिए, साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो है 78% है, यानी कि हर चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100%। हर चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100%। तो उसमें से 78% तो नाइट्रोजन ही हो गया। कितना हो गया? 78%। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 21%। कितना हो गया? 21%। तो बचा हो कितना गया? 99%। तभी तो कहा जा रहा है वायुमंडल का मुख्यतः जो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का ही बना हुआ है। वायुमंडल पे जो मुख्य 2 गैसें हैं वो कौन सी हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 71% है। दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा कितनी है? 1%। ठीक है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। लेकिन नाइट्रोजन के बारे में हम महत्वपूर्ण बताते हैं कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है हमारे श्वास लेने के लिए, ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नाइट्रोजन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे जो पेड़ वगैरह हैं, पौधे हैं, बिना नाइट्रोजन के वो पेड़ जो है बढ़ नहीं सकते। ठीक है, उनकी वृद्धि नहीं हो सकती। नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। प्राणियों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। जैसे आप शुक्र ग्रह के बारे में जब पढ़ेंगे, जैसे हमने आपको बताया था, तो शुक्र ग्रह के बारे में बताया था कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह के बारे में हमने बताया था कि शुक्र ग्रह जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। यानी जब सूर्य की उस पर किरणें पड़ती हैं तो वो बिल्कुल गर्म हो जाता है, और जब सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं तो वो बिल्कुल क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं पाई जाती होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो ये उसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें पूरे 24 घंटे तो नहीं रहती।
सूर्य की किरणें सिर्फ एक लिमिटेड समय के लिए ही पृथ्वी पर पड़ती हैं, या जिन तो ये उस ऊष्मा को क्या कर लेती, अवशोषित, जिससे पृथ्वी गर्म बनी रहती है। या पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य क्या है, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसी तरह पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि हमारे लिए जो है पौधे बहुत आवश्यक हैं, पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो कहाँ से पूरी होगी, पौधों के द्वारा ही पूरी होगी। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, या घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तेजी से घटता जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों एवं पर्वतरोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान घटेगा और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। देखिए वायु दाब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जब हम आगे अभी और चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहाँ वायु दाब के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वायु दाब। ठीक है, तो यहाँ से वायुमंडल हो गया। वायुमंडल के बारे में हमने क्या जाना, वायुमंडल में मुख्यतः जो गैस की परत है जो हमारे चारों तरफ, वो वायुमंडल उसी को कहते हैं। उसमें मुख्यतः दो गैसें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन जो कि 21% है, बाकी 1% में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसें पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन जो है वो भी हमारा एक महत्वपूर्ण घटक है। जीवों के वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ऑक्सीजन मानव को सांस लेने के लिए बहुत आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जीवमंडल की। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। ठीक है, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां जो कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो इसके जीवमंडल क्या है, एक्चुअली जीवमंडल क्या है? जीवमंडल वह है जो एक आदर्श स्थिति है मानव के लिए, पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, उसे ही क्या कहेंगे? जीवमंडल कहा जाता है। ठीक है, जीवमंडल कहा जाता है। और सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे पौधों से मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसी तरह एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई। तो यहाँ से ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करेंगे, जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे लेसन 6। इसके बाद तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ हम पर्वत के बारे में जानेंगे, पठार के बारे में जानेंगे, वलुत पर्वत क्या है, बरसोन पर्वत क्या है, ज्वालामुखी पर्वत क्या है, पठार किसे कहते हैं, ये सब कहानी हम वहाँ पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं लाऊं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं।